नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था वो तो खत्म हो गया, वहां से लोग उठ गए, लेकिन और कई चीजें उजागर हो गई। सरकार की कमजोरी, विपक्ष का नकारापन और संविधान का अप्रासंगिक हो जाना, इररिलेवेंट हो जाना। अगर सड़क से तय होने लगे कि क्या कानून बनेगा, अगर सड़क से तय होने लगे कि कौन सा मंत्री मंत्रिमंडल में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, तो फिर संविधान का क्या मतलब है। और उस समय जब संसद का सत्र चल रहा हो, उस समय अगर ये हो रहा है और इसको लेजिटिमेसी मिल रही है, तो इसका मतलब है कि इस देश की संसदीय व्यवस्था अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। विपक्ष की कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। सरकार ऐसे लोगों से बात कर रही है जिनको कोई 2 महीने पहले जानता नहीं था, जिनकी बैकग्राउंड के बारे में किसी को पता नहीं, पृष्ठभूमि क्या है, वो क्यों आए थे, किस उद्देश्य से ये शुरू किया। छात्रों का हित उनका उद्देश्य नहीं था। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं। ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। सवाल यह है कि उस कॉन्स्पिरेसी के बारे में पूरी दुनिया को मालूम है, सरकार को मालूम क्यों नहीं था? और अगर मालूम था तो सरकार ने उसके लिए क्या कदम उठाया उसको रोकने के लिए? एक बात आप मानकर चलिए कि भारत में रिजीम चेंज नहीं हो सकती। जिस तरह से नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, वैसा नहीं हो सकता। लेकिन इससे खुश होने की जरूरत नहीं है, इससे चिंतित होने की जरूरत है। इसलिए कि जो कुछ हुआ है जंतर मंतर पर, उससे एक बात साबित हो गई है कि भारत में अराजकता पैदा की जा सकती है, अशांति पैदा की जा सकती है। आप कल्पना कीजिए, 10,000 लोग अगर मिलकर तय कर दें कि कौन सा मंत्री रहेगा, कौन सा मंत्री जाएगा और कानून क्या बनेगा, किस तरह का बनेगा, तो फिर पार्लियामेंट के होने का, सरकार के होने का, जनतांत्रिक व्यवस्था के होने का, संविधान के होने का मतलब क्या है? बहुत से लोग इससे खुश हैं, बड़े खुश हैं कि जो है देखिए झुका दिया सरकार को। सरकार किसी पार्टी की, किसी व्यक्ति की नहीं होती, सरकार देश की होती है। सरकार के झुकने का मतलब है देश का झुकना। इस बात को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हुआ है, इसने इस देश के जनतंत्र को लहूलुहान किया है। जिस तरह की हिंसा हुई है, जिस तरह की गालियां दी गई हैं, अगर जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ एक नया कानून बनना चाहिए। जिस तरह से पेपर लीक रोकने के बारे में सरकार नया कानून लेकर आ रही है, ऐसे ही सोशल मीडिया को लेकर और इस तरह के प्रदर्शनों को लेकर कानून बनना चाहिए कि अगर आप कानून की सीमा का उल्लंघन करते हैं, अगर आप निजी गाली गलौज पर उतर आते हैं, सरकार की आलोचना कीजिए, सरकार की निंदा कीजिए, राजनेताओं की कीजिए, वो अलग बात है। लेकिन अगर उनके परिवार के लोगों पर हमला करते हैं, उनको गाली देते हैं, और ये ट्रेंड लगातार पिछले कई सालों से दिख रहा है। इससे पहले आपने देखा कि सीसी ज्ञानेश कुमार को लेकर उनके परिवार पर किस तरह से हमला किया गया। क्या जिन लोगों ने उनके परिवार पर इस तरह का हमला किया उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? सरकार ने कुछ किया? अगर किया हो तो किसी को मालूम नहीं है। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका नतीजा यह होगा। उसके बाद आप कीजिए। कानून बना है हत्या रोकने के लिए, फिर भी हत्याएं होती है। ऐसा तो नहीं है कि हत्या रुक गई है, लेकिन यह मालूम है कि हत्या का आरोप अगर साबित हो गया तो आपको आजीवन कारावास या फांसी से कोई बचा नहीं पाएगा। तो कानून डेटरेंट का काम करता है। वो डेटरेंट जो कभी क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। पता नहीं चल सकता आपको कि हत्या के खिलाफ कानून बनने के कारण कितनी हत्याएं रुक गई। लेकिन अगर इसको आजमाना हो तो आज उस कानून को हटा दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। उस कानून को हटाने का मतलब है जंगल राज को न्योता देना। ये जो जंतर मंतर पर हुआ, ये जंगल राज था जिसको सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई। कहा जा रहा है कि पुलिस ने एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया। आप कल्पना कीजिए, ये जब तक जंतर मंतर पर बैठे थे, नारेबाजी कर रहे थे, क्या पुलिस ने किसी फोर्स का इस्तेमाल किया, किसी बल का इस्तेमाल किया? जब संसद की ओर मार्च शुरू किया, बैरिकेड तोड़ दिए और संसद भवन के द्वार के नजदीक पहुंच गए, उसके बाद एक्शन शुरू हुआ पुलिस का।
जरा इस बात को सोचकर देखिए कि अगर उसमें से 100, 200, 500 लोग संसद भवन के अंदर घुस जाते, उनमें से 2-3 लोगों के पास हथियार होते, तो यही लोग जो आलोचना कर रहे हैं आज कि पुलिस ने इतना बल का प्रयोग क्यों किया, सरकार ने क्यों होने दिया, वही पूछते कि पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस ने क्यों नहीं एक्शन लिया, किस लिए तैनात की गई थी पुलिस। तो पुलिस तो इस समय ऐसा लग रहा है जैसे पिटने के लिए, तथा कथित आंदोलनकारियों से पिटने के लिए तैनात की जाती है कि मार खाओ, सर फुड़वाओ, हाथ पैर तुड़वाओ और बोलो मत, तब तो आप जो है कानून का पालन कर रहे हैं। लेकिन जो कानून तोड़ रहे हैं उनको रोकने की कोशिश, मैं तो कहता हूं इससे ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल होना चाहिए, और इस देश में हो चुका है। इससे पहले जो संसद मार्च हुआ था 7 नवंबर 1966, जिसका जिक्र मैं कई बार कर चुका हूं, आपको हर बार देखिए, कोई भी घटना, कोई भी बात, उसको अगर सही पर्सपेक्टिव में रखा जाए, सही संदर्भ के साथ रखा जाए, तो समझने में आसानी होती है। गोहत्या के विरोध में साधु संतों ने, पुरी के शंकराचार्य, करपात्री महाराज जी नेतृत्व कर रहे थे, दूसरे संत नेतृत्व कर रहे थे। सरकार से मांग क्या थी कि गोहत्या पर प्रतिबंध लगे। कोई गैर कानूनी मांग थी, गैर संवैधानिक मांग थी। वो संसद की ओर मार्च कर रहे थे और संसद भवन के गेट पर पुलिस ने गोली चलाई। कितने संत मारे गए ये सरकार ने बताया नहीं। कभी 5 की बात आती है, कभी 7 की बात आती है। संत कहते हैं कि सैकड़ों मारे गए। प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि ट्रकों में शव ले जाए गए। संख्या की बात छोड़ दीजिए, संख्या जो भी रही हो, गोली चली, ये बात याद रखनी चाहिए। क्यों चली? क्योंकि वो लोग संसद भवन के अंदर जाना चाहते थे। वो कोई आतंकवादी नहीं थे, वो अपराधी नहीं थे, वो दंगाई नहीं थे, वो उपद्रवी भी नहीं थे। तो इस देश के सम्मानित संत थे। वहां अगर वो अंदर पहुंच भी जाते तो भी वो कोई ऐसा काम नहीं करते जो कानून के उल्लंघन के दायरे में आता। लेकिन फिर भी ये संसद की सैंक्टिटी का सवाल है, उसकी सुरक्षा का सवाल है कि कोई भी व्यक्ति जो अधिकृत ना हो उसको नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे वो संत हो, चाहे आम आदमी हो। अगर संतों पर गोली चल सकती है तो गुंडों और उपद्रवियों पर क्यों गोली नहीं चल सकती? सवाल उठ रहा है कि पैलेट गन चलाई गई, आरएएफ के लोगों ने चलाई, रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों ने चलाई, नहीं चलाई पता नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर चलाई तो गलत क्या किया? अगर नहीं चलाते और वो संसद के अंदर घुस जाते तो फिर वही लोग सवाल उठाते कि ये आरएएफ की तैनाती क्यों हुई थी। पुलिस को तो हर ऐसे हिंसक आंदोलन में उसको विलेन बनाया जाता है कि सारी गलती उसकी है। जो इस देश के संविधान की, कानून की, लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाती है, उसके खिलाफ सब खड़े हो जाते हैं। उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता, उसका साथ कानून भी नहीं देता। आप बताइए कि इससे पहले सीए का जो आंदोलन हुआ, दिल्ली के दंगे हुए, उसके अलावा तथाकथित वो किसान आंदोलन हुआ, इन सब में जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया उनमें से कितने लोगों पर मुकदमा चला, उनको सजा दिलाई गई? कितने ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई? जिन लोगों के खिलाफ वो तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान एफआईआर दर्ज हुई थी, उनमें से कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? उसमें एक आंदोलनजीवी भी था, उसके खिलाफ भी एफआईआर हुई थी। लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के लिए। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? राहुल गांधी अपने सांसदों को लेकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंच गए। प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा, वो कोई नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का सवाल नहीं है, वो भारत देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है। और राहुल गांधी ने अपने सांसदों के साथ भारत देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाला। हर आंदोलन में ऐसा होता है कि आंदोलनकारियों के अलावा ऐसे लोग घुस जाते हैं जिनका आंदोलन से कोई संबंध नहीं होता, जो अराजकता पैदा करना चाहते हैं, अशांति चाहते हैं, हिंसा का खेल शुरू करना चाहते हैं। उन्हीं को रोकने के लिए, उन्हीं पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस होती है। अगर पुलिस को हम ऐसे आंदोलनों के दौरान हुई कार्रवाई के लिए विलेन बनाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि
पुलिस जो है मूक दर्शक बन जाएगी और सब कुछ देखती रहेगी। और ये होते हुए हम अलग अलग प्रदेशों में देख चुके हैं। पश्चिम बंगाल में तो हम लोगों ने 15 साल देखा कि तृणमूल कांग्रेस सत्तारूढ़ दल के लोग हिंसा करते रहे और वहां बंगाल की पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रही। क्या नतीजा हुआ आप सबको मालूम है। सफर किसने किया? आम आदमी ने। ये जो पैरोकार हैं गुंडों के, मवालियों के, इनको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो इन गुंडों और मवालियों को मिलती है। लेकिन इस तथाकथित आंदोलन से कई चीजें निकली। एक, सरकार झुक सकती है अगर आपके पास हिंसा करने की ताकत हो। आप 8,000 10,000 लोगों को जुटाकर हिंसा कर सके तो सरकार को झुका सकते हैं। ये मैसेज गया है। तो बिल्ली ने रास्ता देख लिया है। अब तमाम ऐसे तत्व जो है आपको भविष्य में सक्रिय दिखेंगे, जो भीड़ जुटाएंगे, लोगों का इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करेंगे और लेकर आएंगे भीड़ को और हिंसा कराएंगे और फिर सरकार उनके सामने झुक जाएगी। हमने उस तथाकथित किसान आंदोलन में भी देखा और सीए के खिलाफ हुए शाहीन बाग के धरने के समय भी देखा। वो 1.5 महीने 2 महीने बैठे रहे धरने पर, सरकार ने उनको उठाने की हिम्मत नहीं की। नतीजा क्या हुआ? दिल्ली में दंगा हुआ। हिंदुओं को पहचान कर उनके धर्म के आधार पर उनकी हत्या की गई। पुलिस वालों को मारा गया। आईबी के एक अधिकारी की हत्या की गई। जितनी बर्बरता से हत्या की गई वो कोई सामान्य गुस्से का नतीजा नहीं था, वो नियोजित हिंसा के षड्यंत्र के तहत किया गया। तो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ना होना बड़ी बात नहीं थी। बात ये थी कि आपने भीड़ के दबाव में ऐसा किया। धर्मेंद्र प्रधान को आप सरकार से निकाल देते, पार्टी से निकाल देते, वो अलग मुद्दा होता। लेकिन ऐसे लोगों के दबाव में जिनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, सामाजिक हैसियत नहीं है, उनका शिक्षा व्यवस्था या छात्रों से कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोगों की मांगों के आगे सरकार झुक गई। ये सरकार की कमजोरी है। ताकत दिखाने के समय अगर आप ताकत नहीं दिखाएंगे तो आपको कमजोर ही समझा जाएगा। इस आंदोलन से सख्ती से, ताकत से निपटने की जरूरत थी और इसके मौके आए और सरकार हर बार चूकती रही। 10,000 लोग, 12,000 लोग जुटाए जा रहे हैं, ये सरकार को कैसे पता नहीं चला? और वो भी राजधानी दिल्ली में हिंसा की तैयारी है, ये सरकार को कैसे पता नहीं चला? और पता चला तो रोकने के लिए क्या किया? क्यों नहीं रोका गया? इस पूरे आंदोलन में जो वास्तविक छात्र थे उनका प्रतिशत 15 से 20% से ज्यादा नहीं था। बाकी ऐसे लोग थे जिनका न तो छात्रों से कोई लेना देना था, न तो शिक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना था, न नीट के इम्तिहान से कोई लेना देना था, पेपर लीक से कोई लेना देना था। ऐसे तमाम लोगों के वीडियो हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारा इस मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। क्या सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? सवाल इसका है। अगर इस बार आपने कार्रवाई नहीं की तो आप इंतजार कीजिए अगली भीड़ के आने का। फिर सरकार और जनतंत्र सब कुछ जो है भीड़ से और सड़क से चलेगा। जो योगेंद्र यादव जैसे देशद्रोहियों की इच्छा है कि संसद से नहीं सड़क से जो है वो जनतंत्र चलेगा। दुनिया में कहीं है ऐसा कोई मॉडल कि सड़क से जनतंत्र चले? सड़क से अराजकता चलती है, सड़क से जंगल राज चलता है, सड़क से राष्ट्र विरोधियों का अभियान चलता है। और ऐसे लोगों के खिलाफ किसी तरह की कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। हमारी अदालतों में जो माननीय जज महोदय बैठते हैं उनको भी समझना चाहिए कि देश कहां जा रहा है। ये जो हर आतंकवादी को, अपराधी को बेल देने की इतनी तत्परता रहती है, उसका नतीजा है कि उनका हौसला और बढ़ रहा है। ये ठीक है, सबको न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन जो देश के विरोध में है उसके लिए न्याय व्यवस्था नहीं बनी है। जो संविधान को नहीं मानता है उसके लिए संविधान के प्रावधान नहीं बने हैं। जब तक इस फैसले पर नहीं पहुंचेंगे, देखिए जनतंत्र में
कड़े कदम उठाने का रिस्क होता है, जोखिम होता है, और रिस्क न लेना सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो सरकार को यह तय करना पड़ेगा, वो रिस्क न लेकर कमजोर होते रहना चाहती है या रिस्क लेकर ये दिखाना चाहती है कि वो कमजोर नहीं है। नतीजा कुछ भी हो, किसी को नतीजे के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपने प्रयास किया जो हो रहा था उसको रोकने का? क्योंकि ये यहां पर रुकने वाला नहीं है। अगर गलतफहमी है सरकार में बैठे लोगों को कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, सब खुशी खुशी घर लौट गए, अब आगे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उनके मुंह खून लग गया है, वो फिर आएंगे और इस बार और बड़ी संख्या में लोगों को लेकर आएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया से उनको समर्थन मिल रहा है। क्योंकि दुनिया में ऐसे देशों की कमी नहीं है जो चाहते हैं कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता हो, अराजकता हो। और ये बात ऐसा नहीं है कि मैं कोई सीक्रेट बात बता रहा हूं, सबको मालूम है। जो जितने टूल किट है वो सब एक्सपोज हो चुके हैं। सबको मालूम है किसको कहां से पैसा मिल रहा है, कौन समर्थन दे रहा है। जो धरने पर बैठे थे उनके लिए जो खाना आ रहा था उसका पेमेंट कहीं कतर से हो रहा था, कहीं सऊदी अरब से हो रहा था, कहीं पाकिस्तान से हो रहा था। सरकार ने आखिरी 2-3 दिन में इसको बंद किया। पहले दिन से इस पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? जिन लोगों ने ये पेमेंट लिया उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? और जिन लोगों के लिए ये पेमेंट किया गया, जिनको इसका फायदा पहुंचा, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? इससे तय होगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं होंगी या नहीं होंगी। लेकिन एक बात और इस आंदोलन ने साबित कर दी है कि इस देश के विपक्ष पर गुंडों मवालियों को भी भरोसा नहीं है, आम जनता को तो छोड़ दीजिए, किसी को भरोसा नहीं है। देश में नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, जिनके पास 99 सांसद है लोकसभा में, लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये पूरे विपक्ष के लिए डूब मरने वाली बात है कि जिसका कोई जनाधार नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, वो आता है और सरकार को झुकाकर चला जाता है। और आप सिर्फ हंगामा मचाते हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते। आपके पास उतना भी जन समर्थन नहीं है जितना इन विदेशी टूल किट वालों के पास था। जबकि आप खुशी खुशी विदेशी शक्तियों का मोहरा बनने को तैयार हैं, तब भी आपके साथ लोग नहीं। यह है आपकी क्रेडिबिलिटी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।